हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 11/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। करा सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 मुख्य रूप से गैर ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से संबंधित है। कितने सही है ये ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। करा आईटी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। तो ये भी तो लग रहा है सही है। कह रहा भारत में ऑनलाइन जुए की अनुमति है लेकिन ऑफलाइन जुए की नहीं। तो ठीक है, स्पष्ट रूप से ये कानून नहीं है कि ऑफलाइन जुए होना ही चाहिए, लेकिन भारत में अच्छा, ऑफलाइन जुए पर प्रतिबंध है और ऑनलाइन पे भी प्रतिबंध है। तो ये तीसरा क्या है, गलत है। केवल दो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो करा सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 करा यह अधिनियम मुख्य रूप से गैर ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, हालांकि इसकी प्रासंगिकता ऑनलाइन गेमिंग में भी है, जो इसके विनियमन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अतः कथन एक सही है। करा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 करा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 गेमिंग सहित ऑनलाइन गतिविधियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईटी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो तो यहाँ पे है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। आगे है कि आईटी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। तो कथन दूसरा भी सही है। आइए देखते हैं तीसरे कथन के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो सार्वजनिक जुआ अधिनियम ने घोषित किया है कि कोई भी जुआ जिसमें पैसा लगाना या पैसे के लिए दाव लगाना या कोई अन्य समकक्ष कार्य शामिल है अवैध है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। अतः कथन पहला सही है। कर भारतीय शिक्षा नीति संकल्प वर्ष 1904 में जारी किया गया था। तो दूसरा भी सही है। कर वर्ष 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का गठन किया गया था, और ये भी सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। करा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1902 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर नियुक्त एक निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करना था। अतः कथन एक सही है। 11 मार्च 1904 को जारी की गई शैक्षिक नीति के मुख्य वास्तुकार लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, करैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प था, इसलिए वर्ष 1904 को भारत में शैक्षिक विकास के इतिहास में कीर्तिमान माना जा सकता है। कथन दूसरा सही है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में। अगला तीसरा के लिए करा है तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने एवं समन्वित एवं एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा केनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन है कि करा या पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, तो ध्यान देना ये पश्चिमी नहीं पूर्वी में स्थित है, इसलिए एक। आगे है विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील तुर्काना झील ओमू तुर्काना द्रोणी का हिस्सा है, जो 4 देशों इथोपिया, केनिया, दक्षिण सूडान और युगांडा में फैली हुई है। तो दूसरा कथन सही होना चाहिए। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। केनिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, अतः कथन पहला सही नहीं है। कर इसका भूभाग हिंद महासागर के निम्न तटीय मैदान से लेकर इसके मध्य में पहाड़ों और पठारों तक विस्तृत है। कर हिंद महासागर तथा विक्टोरिया झील के बीच केनिया की अवस्थिति का अर्थ यह है कि संपूर्ण अफ्रीका एवं मध्य पूर्व के लोग सदियों से इस पार यात्रा और व्यापार करते रहे हैं। इसने कई जातीय समूहों एवं भाषाओं के साथ एक विविध संस्कृति का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब तक पाए गए सबसे प्राचीनतम मानव में से एक की अस्थियां केनिया की तुर्काना द्रोणी बेसिन में खोजी गई थी। विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील तुर्काना झील ओमो तुर्काना द्रोणी का हिस्सा है, जो 4 देशों इथियोपिया, केनिया, दक्षिण सूडान और युगांडा में फैली हुई है। तो कथन 2 सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। फिर है, अब पता नहीं ये बाध्यकारी है कि नहीं, होना ही चाहिए, देखते हैं आगे तो पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक निकाय है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के बारे में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार देता है। तो कितने सही ये ढूंढना है, तो ये सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, फिर एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक निकाय है, तो इस कारण से ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के बारे में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार देता है, तो दूसरा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। ये टी नहीं होगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधे हैं, अतः कथन एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ICJ लिखा हुआ, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक निकाय है, अपने कानून द्वारा संचालित होता है। वहाँ पे आपराधिक लिखा हुआ था, बस इतना ही है, ये कॉमन सेंस को देखना है। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 99 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत एक प्रावधान है जो संयुक्त राष्ट्र के संविधान के रूप में कार्य करता है। यह महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के मामले में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, अच्छा चलिए आइए यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 में पहले अन्य पिछड़ा वर्ग कहे जाने वाले समूह का नाम बदलकर सामाजिक जातियां करने का प्रस्ताव किया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जाता था, कुछ और कहा जाता था, 2-3 टर्म हैं, फिलहाल ध्यान में नहीं है, तो इसके कारण ये गलत है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है करने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में कश्मीरी प्रवासी समुदायों के 10 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान नहीं, यहाँ पे 2 सदस्य होना चाहिए, तो इस कारण से दोनों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण से जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 इसकी मदद से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन विधेयक के अनुसार व्यक्तियों के एक ही वर्ग जिन्हें पहले कमजोर और वंचित वर्ग कहा जाता था, सामाजिक जाति उसी को कहा जाता था के रूप में जाना जाता था, वो अब अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, अतः कथन पहला सही नहीं है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023। यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधन करने तथा कश्मीरी प्रवासियों एवं POK से विस्थापित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है, तथा कथन दूसरा इस कारण से सही नहीं था। यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधन करने तथा कश्मीरी प्रवासी एवं POK से विस्थापित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हांगकांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ है कितने सही नहीं है। अब पढ़ते हैं। पहला, पर्ल नदी डेल्टा और दक्षिण चीन सागर पर हांगकांग की रणनीतिक स्थिति ने इसे दुनिया के सबसे संपन्न तथा महानगरीय शहरों में से एक बना दिया। एक कथन सही है। चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के अनुसार ब्रिटेन वर्ष 1997 तक हांगकांग के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये बात भी सही था, तो एक भी गलती नहीं है, ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। हांगकांग चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित
फल नदी डेल्टा और दक्षिण सागर पर हांगकांग की रणनीतिक स्थिति ने इसे दुनिया के सबसे संपन्न और महानगरीय शहरों में से एक बना दिया है। अतः कथन एक सही, क्योंकि सही नहीं ढूंढना था। कर चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा, ये टॉपिक में समझ लीजिए। यह चीनी संप्रभुता के तहत हांगकांग पर यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित एक संधि है। इस संधि के अनुसार चीन 1 जुलाई 1997 से हांगकांग पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लेगा, वैसा उसमें बात था। कर जिस पर वर्ष 1840 में अफीम युद्ध के बाद ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत की गई थी। तो पहला तो सही लग रहा है। कर यह भारत में भारतीय निगमों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए दिवाला नियमों का प्रबंधन करने वाली एक अतिरिक्त संवैधानिक इकाई है। तो ये भी सही है। कर इसमें 10 सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBI। कर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत की गई थी। अतः कथन एक सही है। कर यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों की दिवालियापन समाधान के लिए नियम और विनियम बनाने तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 2 सही है। कर IBI में 10 सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा एक्यूवेरिन, ये सब थोड़ा नाम को ध्यान देना है, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, संयुक्त अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के साथ किए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव के साथ किए जाते हैं। ठीक है, तो है भारत मालदीव। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित मालदीव में हाल ही में अगले राष्ट्रपति के रूप में एक चीन समर्थक उम्मीदवार का चुनाव हुआ है, जो कथित तौर पर हाल ही के दिनों में भारत के लिए चिंता का विषय है। सुरक्षा साझेदारी क्या है? इनका रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यासों जैसे एक्यूरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड 2021 में शुरू हुआ था के रूप में देखने को मिलता है। कर भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। तो आगे है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना PMBJP। कर इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाना, दवाओं पर अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करना और प्रति उपचार लागत को कम करना है। अतः पहला सही है। कर जन औषधि योजना के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 10 जन औषधि स्टोर स्थापित किए जाएंगे, नहीं एक, कम से कम एक जिला में एक। कर PMBJP के तहत एक दवा की कीमत शीर्ष 3 ब्रांडेड दवाओं की औसत कीमत के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर तय की जाती है। अर्थात तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। व्याख्या में क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना PMBJP। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नवंबर 2008 में शुरू किया गया एक अभियान है। इस योजना को देश गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के कवरेज का विस्तार करना है, ताकि दवाओं पर जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके और इस तरह प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को फिर से परिभाषित किया जा सके। अतः कथन एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। जन औषधि योजना के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि स्टोर स्थापित किया जाए। अतः कथन तो सही नहीं है। कर PMBJP के तहत एक दवा की कीमत शीर्ष 3 ब्रांडेड दवाओं की औसत कीमत के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर तय की जाती है। तो कथन तीसरा सही नहीं है। इसलिए जन औषधि दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य में से कम 50% और कुछ मामलों में 80 से 90% तक सस्ती है। आगे देखते हैं। कर भारत अफ्रीका संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अफ्रीकी संघ के सहयोग से 20 सदस्यीय अफ्रीका विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। अच्छा, इसमें देखते हैं आगे। कर इसे अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित
कार्यक्रम है। फिर है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 नेताओं ने हाल ही में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन किया है। कितने सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। पहला में गलती है कि भारत सरकार द्वारा ये नहीं किया गया है। क्या विवेकानंद एक ट्रस्ट करके कुछ है, उसके द्वारा अफ्रीकी संघ के सहयोग से विश्व सदस्य अफ्रीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। ठीक है, बाकी ये दो सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20 सदस्यीय अफ्रीकी विशेषज्ञ समूह ने भारत अफ्रीकी साझेदारी, उपलब्धियां, चुनौतियां और रोड मैप 2030 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः कथन पहला सही नहीं है। इंडो अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरह से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को मानव संसाधन तथा कृषि आदि में विकास हेतु अपनी क्षमता विकसित करने में मदद करके भारत अफ्रीका सहयोग विकसित करना है। अतः कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से इसमें 55 अफ्रीकी देशों को एकीकृत किया गया है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक हो गया है। इससे वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर अधिक व्यापक विमर्श को बढ़ावा मिला। अतः कथन 3 सही है।